मैं समझता हूँ कि राजनीति ही एक ऐसी चीज़ है जो बदलाव करती है, पूरे समाज को बदल सकती है, पूरी जो हमारी जो सिस्टम है उसको बदल सकता है। तो राजनीति के बगैर बदलाव संभव नहीं है। माननीय सांसद महोदय का एक चिट्ठी घूम रहा था सोशल मीडिया पे कि 55 करोड़ रुपए जो है स्वीकृत करा दिया गया। अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पाया, ना उसका कोई आधिकारिक बयान आया। क्रेडिट लेने की होड़ लग गई थी उस समय। तमाम भाजपा के जो नेता हैं वो लोग आके बोल रहे थे कि मैंने सैंक्शन कराया, लेकिन अभी तक धरातल में कुछ भी नहीं हुआ। चुनाव जब हो जाता है एक बार, उसके बाद ये 4.5 साल तक कुछ नहीं करता और 6 महीना पहले ये जनता के बीच में आएंगे और रिबन काटेंगे, शिलान्यास करेंगे, अगली बार वोट हमें दो, तो इसका एक परसेप्शन तैयार करेंगे। जब धर्म की बात हम कर रहे हैं तो डेवलपमेंट की बात हो ही नहीं रही है, वहाँ शिक्षा की बात नहीं हो रही है, स्वास्थ्य की बात नहीं हो रही है, बुनियादी ज़रूरतों की बात नहीं हो रही है, लोगों का जीवन स्तर कैसे ऊँचा उठेगा ये समझ में नहीं आ रहा है। जो हम सरकार चुनते हैं, जिनको हम सत्ता में भेजते हैं, उनका काम ये नहीं है कि अब सत्ता की मलाई खाने के लिए आपको भेज रहे हैं। उनका काम सिर्फ ये है कि जनता जो टैक्स पेयर का पैसा आपको दे रही है, उस टैक्स पेयर के पैसे की आप सही यूटिलाइज करें। नमस्कार साथियों, मैं अनिल रावत एक बार फिर से आप सब लोगों के बीच में आज एक ऐसी हस्ती से आपको रूबरू करवाने के लिए हम पहुंचे हैं जो कि हैं आम आदमी पार्टी से बंगाली समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, स्कूल के ऑनर हैं श्री दुर्गा सुरेंद्रनाथ इंटर कॉलेज दिनेशपुर के, और बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं पिछले कुछ समय से राजनीति को लेकर। समाज के मुद्दों पर भी लगातार वो बात करते रहते हैं। गदरपुर मटकोटा मार्ग पे लगातार 6 हफ्ते तक धरना प्रदर्शन भी इनके द्वारा किया गया है। आज मंच साझा करने के लिए मेरे साथ उपस्थित हैं आम आदमी पार्टी की ओर से बंगाली समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष व्यापारी जी। आपका स्वागत है सुभाष जी। पहले तो राजनीतिक तौर पर हम आज यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन पहले मैं आपकी कुछ नॉर्मल चीज़ आपके बारे में जानना चाहता हूँ। आप एक इंटर कॉलेज चलाते हैं, श्री दुर्गा सुरेंद्रनाथ इंटर कॉलेज हैं, और एजुकेशन से खासा आपका एक जुड़ाव है, लंबा टाइम आपको हो गया। तो फिर ये अचानक से एक ऐसे व्यक्ति का जो समाज में एक शिक्षा के क्षेत्र पे काम कर रहा हो, और शिक्षा एक सबसे प्रबल क्षेत्र है एक समाज को संगठित करने का और बनाने का, तो अचानक से कैसे मन में ख्याल आया कि राजनीति की ओर को रुख किया जाए? सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ और आपके चैनल को मेरे ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगभग मैं 98 से एजुकेशन फील्ड में काम कर रहा हूँ जी, और इस कॉलेज का संचालक हूँ उत्तराखंड बनने से पहले से। हाँ जी, लंबे समय से एजुकेशन में काम करते करते मन में एक बात हमेशा रही कि देखिए, एजुकेशन और राजनीति ये दोनों मैं समझता हूँ कि एक दूसरे के पूरक हैं। आज की डेट में तो कह सकते हैं आप। हाँ, तो क्योंकि बिना एजुकेशन के ना तो समाज डेवलप हो सकता है, और राजनीति में भी एजुकेटेड लोगों को आना चाहिए। अगर एजुकेटेड लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो वो देश को कैसे, या समाज को, या स्टेट को कैसे चलाएंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि एजुकेशन का बहुत महत्व है जी। दूसरी बात यह है कि जो मूल आधार है डेवलपमेंट का, वो मुझे लगता है कि शिक्षा। जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ पे डेवलपमेंट की परिकल्पना जो करना असंभव सा लगता है, क्योंकि इसको अगर आप वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे कि जहाँ पे एजुकेशन का लेवल ज़्यादा हाई है वो देश बहुत तरक्की कर रहा है। और हमारे भारत में भी आप साउथ की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ एजुकेशन लेवल ज़्यादा अच्छा है उत्तर भारत की अपेक्षा, काफ़ी अच्छा, ज़्यादा डेवलपमेंट है उत्तर भारत की अपेक्षा। और दूसरी बात यह है कि एजुकेशन से जो आप कह रहे हैं कि आप राजनीति में कैसे आए, तो मेरे मन में एक बात आई काफ़ी समय से, अगर जीवन में कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, आप केवल समाज में रह के सामाजिक कार्यकर्ता बन के आप उस लेवल की मदद या चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कुछ व्यापक तौर पे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए आप करना चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म में आगे काम करना पड़ेगा, और किसी प्लेटफॉर्म में अगर आप एस्टेब्लिश हो पाएंगे पॉलिटिकली तो आप बेहतर समाज के लिए आप कर सकते हैं। काम बन जाता काम है, आसान हो जाएगा, थोड़ा काम आसान। तो ये सोच कहीं ना कहीं समाज के लिए काम करना है, कहाँ जाके काम करें, कैसे काम करें। तो हम तो काम कर ही रहे थे, स्कूल भी एक सामाजिक काम हुआ, तो उससे मैं एक बहुत छोटे से क्षेत्र में मैं अपना परफॉर्म कर पा रहा था। तो उसको अगर व्यापक तौर पे करना है तो उस सोच जो है मुझे राजनीति में लेके आया।
मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप स्कूल चलाते हैं, स्कूल के ऑनर हैं, अभी अब मैंने बताया ऑफ कैमरा कि आपकी जो धर्मपत्नी जी हैं स्कूल की प्रिंसिपल हैं, 2 बिटियाँ हैं आपकी। तो कभी घर में ऐसा नहीं होता है कि स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा आपसे कहती हो कि ये क्या काम, राजनीति जिस तरीके से पिछले कुछ दशक में राजनीति का जो स्तर नीचे गया है, ये बात हकीकत है, राजनीति में जो स्तर हुआ है और जो फूड़ता राजनीति में देखने को मिली है, जो असभ्य भाषा राजनीति में देखने को मिली है, और धीरे धीरे करके राजनीति में मुझे लगता था कि सबसे ज़्यादा जो सुधार की आवश्यकता है वो राजनीति में की ज़रूरत थी, और सबसे ज़्यादा जो भ्रामकता हुई है वो राजनीति में ही हुई है। तो कहीं ऐसा नहीं होता कि कभी घर से मना किया गया हो, हाउसवाइफ मतलब मैडम की तरफ से, आप भाई प्रिंसिपल हैं वो, या बिटियाओं की तरफ से कि इस तरीके की कि नहीं पापा ये सब नहीं करना है, ये सब गलत चीज़ें हैं? देखिए, शुरू में जब मैंने अपनी वाइफ से कहा ये बात कि मुझे राजनीति में आना है और मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ, वो एग्री नहीं थी। लेकिन बाद में जब मैंने उनसे बहुत विस्तार से, डिटेल से, क्योंकि वो बहुत समझदार, मैं समझता हूँ कि जो मेरी पत्नी है वो काफ़ी सोशल भी है और काफ़ी इंटेलिजेंट भी है, और मैंने जब उनसे विस्तार से चीज़ों को उनके साथ डिस्कस किया, फिर उन्होंने मुझे सहमति दी। एक बात जो कि राजनीति में अच्छे लोग नहीं आना चाहते हैं आजकल, क्योंकि राजनीति इस तरीके से हो चुकी है इस समय, तो मैं ये समझता हूँ कि राजनीति ही एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे अच्छे लोगों को आना चाहिए, और पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए, अच्छे लोगों को आना चाहिए। और जब तक अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो वो जो वैक्यूम है, उस वैक्यूम में फिर वो दूसरे तरह के लोग चले जाएंगे जो राजनीति को दूसरे तरीके से देखते हैं और दूसरे रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए अच्छे लोग जब तक वहाँ नहीं पहुँचेंगे, तो क्योंकि वो जो एक खाली जगह है, उस जगह को कोई ना कोई तो भरेगा। अब यहाँ मान लीजिए उत्तराखंड है, उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, अब 70 सीट खाली तो रहेगा नहीं कोई भी, तो अच्छे बुरे जो भी लोग हैं वो जाएंगे। तो जब अच्छे लोग वहाँ ज़्यादा चले जाएंगे तो फिर दूसरे लोग, समाज या पब्लिक उसे अवॉइड करके अच्छे लोगों को वहाँ भेजेगी। और मैं समझता हूँ कि राजनीति ही एक ऐसी चीज़ है जो बदलाव करती है, पूरे समाज को बदल सकती है, पूरी जो हमारी जो सिस्टम है उसको बदल सकता है। तो राजनीति के बगैर बदलाव संभव नहीं है, क्योंकि राजनीति, लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में लोकतंत्र को लोगों ने इसलिए एक्सेप्ट किया था कि समाज के अंदर से लीडरशिप वहाँ जाएगी जो नीति निर्धारण करेंगे, जो अच्छी नीतियाँ सरकार लोगों के लिए बनाएगी, जो वहाँ जाके बन सकती है। तो वहाँ वो लोग जब पहुँचेंगे अच्छे लोग, तो वहाँ अच्छी नीतियाँ बनेंगी जो लोगों के लिए कल्याणकारी होगा। और जब तक वहाँ अच्छे लोग नहीं पहुँचेंगे तो फिर अभी जो वर्तमान जो राजनीति हम देख रहे हैं उसमें अब सपोज करिए कि मैं कहता हूँ कि अब सरकार को किस पे ध्यान देना चाहिए, सरकार को यहाँ रोज़गार कैसे सृजित हो, लोगों के जीवन स्तर कैसे सुधर हो, उनकी आर्थिक उन्नति कैसे हो, इस पे लोग, सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए। अब मैं सड़क की बात करूं तो मैं 6 बार मैं धरना दे चुका हूं। मैं अभी उसी बात को रिपीट करने वाला था कि गदरपुर मटकोटा मार्ग के लिए आपने 6 हफ्ते धरना दिया है, उस पर 55 करोड़ रुपए की एक घोषणा है जो 55 और 45 के आंकड़ों के बीच में कहीं फंसी हुई नज़र आती है, लेकिन घोषणा के बावजूद भी उस सड़क का आज तक कुछ उद्धार नहीं हो पाया। जी, नहीं हो पाया उसका। हमारा जो पिछले धामी सरकार है उसमें इस सड़क को लेकर आंदोलन हुआ था, तो नहीं हो पाया। उसके बाद फिर पहले भी कई वो किया। अच्छा, उसके बाद मैंने 6 हफ्ते जब धरना किया, उसके बाद थोड़े से गड्ढे को भर दिए गए। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले रिसेंटली हमने उस पर भी प्रेस किया था, उसमें भी जो है एक बार आया कि माननीय सांसद महोदय का एक चिट्ठी घूम रहा था सोशल मीडिया पे कि 55 करोड़ रुपए जो है स्वीकृत करा दिया गया। अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पाया, ना उसका कोई आधिकारिक बयान आया। उसके बाद फिर हमारे जो गदरपुर विधायक अरविंद पांडे जी, उनका एक स्टेटमेंट वायरल हुआ सोशल मीडिया में कि 44 करोड़ रुपए जो है मैंने घोषणा कराया। 11 करोड़ रुपए कम हो गए। तो 11 करोड़ एक तो कम हो गए। हमारे सड़क परिवहन मंत्री, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के साथ वो फ़ोटो भी शेयर किया उसमें कि मैंने 44 करोड़ घोषणा कराया, लेकिन उसका कोई आधिकारिक बयान आया नहीं। तो ये एक प्रकार का जो है जिसे कहते हैं क्रेडिट लेने की होड़ लग गई थी उस समय। तमाम भाजपा के जो नेता हैं वो लोग आके बोल रहे थे कि मैंने सैंक्शन कराया, लेकिन अभी तक धरातल में कुछ भी नहीं हुआ। ये आपके यहाँ भी होता है गदरपुर में कि क्रेडिट लेने की घोषणा की जाती है? मुझे तो लगता है कि ये केवल हमारे यहीं होता है। ये जब 55 करोड़ की घोषणा हुई थी उस समय तो पता नहीं कितने लोगों के, मैं आपको बताऊं कि वो स्टेटमेंट आया सोशल मीडिया पे कि मैंने कराया, फोटो लगा के मैं सुभाष जी इस मामले में एक बात बताता हूँ आपको कि 2025 का आज ये समझ लीजिए
छठे महीने के आधे दिन में हम बैठे हैं, 15 आज तारीख है, और यहाँ से केवल 6 महीने और 15 दिन और समय बचा हुआ है इस साल का। मतलब 2025 तो पूरा पंख लगाए आया है, क्योंकि जनवरी फरवरी चुनाव में बीत गई, और उसके बाद 6 महीने कैसे बीत गए इस साल के पता ही नहीं चला। और 6 महीने हमारे पास और बचे हुए हैं। 6 महीने के बाद चुनावी जो माहौल होगा वो गर्मा जाएगा। तो अब कुल 18 महीने हमारे पास और बचे हैं मौजूदा इस सत्र के पूरे 5 साल होने के। तो जो काम 3.5 साल में नहीं हो पाया आज तक, वो आपको लगता है इस 18 महीने में हो जाएगा? मुझे नहीं लगता है। इस गवर्नमेंट की तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, ये क्या करते हैं कि चुनाव जब हो जाता है एक बार, उसके बाद ये 4.5 साल तक कुछ नहीं करते हैं, और 6 महीना पहले ये जनता के बीच में आएंगे और रिबन काटेंगे, शिलान्यास करेंगे, अगली बार वोट हमें दो, तो इसका एक परसेप्शन तैयार करेंगे। तो 4.5 साल तक इन्होंने कुछ नहीं करना है। वो 6 महीने में इनको पता है कि जनता को किस तरीके से मोटिवेट करना है, किस तरीके से एक परसेप्शन तैयार करके हमने वोट लेना है। ये तरीका इसमें बहुत माहिर है। हालांकि मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो बीजेपी सरकार है ख़ास तौर से, ये चुनावी मोड में रहती है, हमेशा चुनावी मोड में रहती है। चुनाव कैसे, बीजेपी गवर्नमेंट या मोदी गवर्नमेंट? अब ये बीजेपी मीन्स मोदी कह सकते हैं, मोदी मतलब बीजेपी हो गया इस समय। तो इसलिए जो है इस समय दोनों एक दूसरे के नहीं मैं बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट की बात बता दूं कि अगर पुराने आप भाजपाइयों से पूछोगे तो वो ये कहते हैं कि ये वो भाजपा नहीं है जिसके हमने सपने देखे थे। हाँ, ये अटल बिहारी वाजपेयी वाली भाजपा नहीं ये है, बिल्कुल ये अडवाणी वाली भाजपा ही। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि भाजपा शासन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो थे, और उस समय का जो शासन काल था वो डेमोक्रेटिक था, लोकतांत्रिक व्यवस्था पे या मूल्यों पे वो विश्वास करते थे, और उसमें अपोजिशन को भी उतना ही सम्मान मिलता था। लेकिन आज एक प्रकार से जिसे कहते हैं डिक्टेटरशिप वाला शासन प्रणाली चल रहा है। तो उसमें जो आपका सवाल है कि वो मोदी शासन, तो मोदी मीन्स बीजेपी बन गया है इस समय। बीजेपी की जो पहले वाली जो चीज़ें थी वो आज नहीं है। आज बिल्कुल अलग तरीके से एक अलग नैरेटिव के साथ ये चीज़ें चल रही है। ये हर चीज़ को वोट बैंक में बदलना चाहते हैं। किसी भी घटना को, किसी भी तरह की जो चाहे त्रासदी हो, किसी भी तरह की चीज़ें हों, मैं उन सारी चीज़ों को उल्लेख करने की ज़रूरत नहीं है, सब लोगों को मालूम है। पहलगाम हमला, पहलगाम है, फिर आपके पुलवामा अटैक, उसका आज तक कुछ पता ही नहीं चला कि कौन दोषी है, RDX कहाँ से आया इतने हाई सिक्योरिटी जोन में। तो आज तक उसमें दोषी कौन है, कोई जेल नहीं गया, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। चलिए मैं इससे हटके एक बात पूछता हूँ कि एक व्यक्ति जो अच्छा खासा जो अपना एक बिजनेस चला रहा है, जो एजुकेशन से फील्ड से आता है, जो अपना एक स्कूल का ओनर है, मालिक है, और 27 साल आपके स्कूल को हो गए हैं, आप पिछले 3 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं, यानी कि 24 साल आप स्कूल के कार्य से पूरी तरीके से संतुष्ट रहे होंगे जी। अचानक से आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन कर ली, ऐसा क्या दिखा जाए आपको आम आदमी पार्टी में कि 2 बड़ी रूलिंग पार्टियाँ, उत्तराखंड के अंदर बात करता हूँ कि भाजपा और कांग्रेस के अलावा उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर उत्तराखंड अपनी लोकल पार्टी, जो उत्तराखंड लोकल पार्टी थी UKD, उत्तराखंड क्रांति दल था, उसका भी आज की डेट में बहुत ज़्यादा वर्चस्व मुझे नज़र नहीं आता। हालांकि मौजूदा समय में उत्तराखंड क्रांति दल धीरे धीरे करके फिर से वो कल्ले फूटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन 2027 के चुनाव में पता चलेगा कि ये कितने कल्ले अंकुरित होते हैं, नहीं होते हैं। ऐसे स्टेट में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करना, आम आदमी पार्टी से उम्मीदें करना, ये सब चीज़ कैसे हो पाई? देखिए, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी मैंने ज्वाइन इसलिए किया क्योंकि जब हमारे राजनीति में आने का जब विषय हमारे माइंड में चल रहा था, तो उसमें हम लोग ये तय कर रहे थे अपने मित्रों के साथ, और बहुत सारे हमारे एजुकेटेड और स्कूल ऑनर साथी मित्र, हम लोगों ने उस पर बहुत गहराई से डिस्कशन किया। तो उसमें हम जब एनालाइज करते तो हम पाते हैं कि जो इस देश में ज़रूरत किस चीज़ की है और किस पे काम होना चाहिए राजनीतिक तौर पे, तो हमें लगा कि अगर देश का डेवलपमेंट होना है तो जो सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो है एजुकेशन। और एजुकेशन की बात कोई नहीं कर रहा है, जो और राजनीतिक पार्टियां हैं एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन उन एजेंडा में है ही नहीं मूल रूप से। तो आम आदमी पार्टी एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस है, सबसे ज़्यादा बजट दिल्ली गवर्नमेंट में एजुकेशन पे खर्च कर रही है। उसके बाद सेकेंडरी वो हेल्थ, जो आम लोगों की, आवाम की जो स्वास्थ्य पे वो ज़्यादा फोकस है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 2 चीज़ें लोगों की बुनियादी ज़रूरत है जीवन की।
तो इन चीज़ों में आम आदमी पार्टी काम कर रही है आदरणीय केजरीवाल। वास्तविक ज़रूरत किस चीज़ की है ये एक अलग चीज़ है। जैसे आपने कह दिया है कि ये बहुत बढ़िया सवाल था आपका, बहुत बढ़िया जवाब भी था आपका कि एक्चुअल में किसी देश की अगर हम बात करें, अगर उसको देश को आगे ऊंचाइयों पर ले जाने की बात करें तो सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है वो एजुकेशन है, क्योंकि शिक्षित देश होगा तभी आगे जा पाएगा। और दूसरी चीज़ है कि उस देश में हेल्थ को लेकर बात होनी चाहिए। और आज मुझे बड़ी विडंबना इस चीज़ की लगती है कि कोविड जैसा दंश झेलने के बावजूद भी हेल्थ पर काम नहीं हुआ है अभी, जबकि बराबर नैरेटिव ये फैलाया जा रहा है कि कोविड फिर से लौट कर आ रहा है। तो फिर वो कोविड जिसको हराया गया था वो क्या था? 2000 के नोट के बाद जो हमने सरकार लगातार ये कह रही थी कि हमले में कमर तोड़ दी गई आतंकवाद की, और उसके बाद फिर वो आतंकवादी हमला दोबारा हो जाता है। उसी तरीके से मैं बात कहता हूँ कि कोविड को हरा दिया गया था, आज वो कोविड फिर लौट गया। किसने बात करने की कोशिश किया, किसने सवाल उठाने की कोशिश की कि 2000 जब हमने कोविड का जो दंश झेला था उसके बाद कितनी स्वास्थ्य सेवाओं पे, चिकित्सा सेवाओं पे बात हुई है। लेकिन कहीं आपको ये नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों की भी आवश्यकता नहीं है राजनीति में? क्योंकि राजनीति आज की डेट में एक सांप्रदायिक होती रह गई है या फिर धर्म विशेष होती चली गई है कि अगर राजनीति में आपको आगे आना है तो आपको धर्म की सहारा लेना पड़ेगा, आपको सांप्रदायिक चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। राजनीति में आने के लिए बहुत आसान काम है। हाँ, ये अभी वर्तमान जो शासन प्रणाली है इसमें तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारी जो धार्मिक परंपराएं हैं, धार्मिक जो रीति रिवाज हैं, हम किस धर्म से आते हैं, किस धर्म को मानते हैं, किस भगवान को मानते हैं, तो ये हमारा निजी मामला होता है, ये राजनीतिक नहीं होना चाहिए। जो हमारा दुर्भाग्य है कि इस समय इस देश की जो शासन प्रणाली है वो इसी पे आधारित हो गई है। हालांकि ये कि व्यक्तिगत इश्यूज़ हैं, इसका पॉलिटिकल इश्यूज़ ये नहीं है जो मेरा मानना है। लेकिन आज राजनीति में धर्म को यूज़ करके राजनीति में सफलता प्राप्त की जा सकती है बहुत आसानी से, और इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि राजनीति में जो धर्म का समावेश, एक शब्द मैं कहता हूँ इस चीज़ के लिए कि राजनीति में धर्म का समावेश जब आप करेंगे तो इसका मतलब जनता को समझना चाहिए। मैं जनता से भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जनता को भी इस बात को समझना चाहिए कि राजनीति में यदि धर्म का समावेश करके कोई राजनीतिक परिस्थितियाँ पैदा की जा रही है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि किसी प्रकार की एक राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है समाज के ऊपर, उस षड्यंत्र से वो सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि उनका उनका एक ही टारगेट है कि हमें सत्ता में पहुंचना है। कैसे? और चाहे वो धर्म के नाम पे पहुंचे या कैसे भी पहुंचे, क्योंकि डेवलपमेंट की तो बात हो ही नहीं रही है ना। जब धर्म की बात हम कर रहे हैं तो डेवलपमेंट की बात हो ही नहीं रही है। वहाँ शिक्षा की बात नहीं हो रही है, स्वास्थ्य की बात नहीं हो रही है, बुनियादी ज़रूरतों की बात नहीं हो रही है, लोगों का जीवन स्तर कैसे ऊँचा उठेगा ये समझ में नहीं आ रहा है। हमारे देश में आप बताइए 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल पे निर्धारित कर दिया, 5 किलो राशन पे, सॉरी, तो 5 किलो राशन पे जिस देश के लोग आबादी निर्भर है 50-60%, ठीक है, तो आबादी का आप आंकड़ा दे रहे हैं, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि इस देश में गरीबी है। क्योंकि अगर गरीब नहीं होते तो वो राशन के लाइन में वो लोग नहीं लगते। तो आपको उसमें कमी करनी चाहिए, इसकी पॉलिसी बननी चाहिए कि हम ये जो 5 किलो राशन आप क्यों दे रहे हैं, आप उनको रोज़गार दीजिए ना। आपको 5 किलो राशन देने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको जॉब दीजिए, उनको रोज़गार क्रिएट करिए प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में। आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब ही नहीं है, जो खाली सीटें पड़ी हुई हैं, जो रिटायरमेंट हो रहा है उसको भरा नहीं जा रहा है। आर्मी के अभी एक मैं देख रहा था कि उसमें आर्मी के पता नहीं कितने 1 लाख से अधिक पद खाली हैं, जो उससे क्या हो रहा है कि हमारा देश की सुरक्षा पे भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये तो बहुत गंभीर विषय है कि आप आपने देश की सुरक्षा को लेकर बात करी। मेरा एक छोटा सा सवाल है, पहलगाम हमले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये पहलगाम हमला बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और जिसमें हमारे देश के 26 लगभग, जहाँ तक मेरी जानकारी है, 26 लोगों की जानें गई हैं, बहनों का जो है सुहाग उजड़ गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और इसमें मैं समझता हूँ कि सरकार का फेलियर है, और ये सरकार ने इसको माना भी है कि वहाँ चूक हुई है। तो चूक क्यों हुई है इस पर जांच भी होनी चाहिए, इसमें दोषी कौन है। और हमारे हिसाब से तो सीधे तौर पर जो है ये जो घटना हुई है इसमें ये जो सुरक्षा व्यवस्था वहाँ की
जम्मू कश्मीर की, वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो इसका जवाब उनको देना चाहिए, जनता को देना। आपको लगता है कि मौजूदा सरकार जवाब देना चाहती है? ये सरकार ना तो जवाब देती है, ना ये सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। आप देखिए ना, पिछले 11 साल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, जनता के सवालों का जवाब ही नहीं दिया। उनको जवाब देना चाहिए आके। आम का सीजन चल रहा है, अक्षय कुमार को इंटरव्यू दिया था आम के सीजन में। बस अब लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के पास यही समय रहेगा इस चीज़ के लिए। चलिए, इससे बाहर उठ के बात करते हैं। आप इस समय बंगाली मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी से, और मैंने जहाँ तक आपको जानकारी है कि 2027 में आप आपसे विधायकी की तैयारी कर रहे हैं। तो मौजूदा समय में भाजपा का बोलबाला शीर्ष पर है। मैं कहता हूँ कांग्रेस बहुत हद तक अपने उस ढर्रे पर नहीं चल पा रही है। ऐसे में आपको कैसे लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पहली बार चुनाव लड़ने के लिए किसी एक ऐसी पार्टी से, जो खुद से अपनी धरातल तलाश कर रही है उत्तराखंड पर, दो बड़ी पार्टियों के बीच में, और ये सफल हो पाएगा, और वो ऐसी पार्टी कैसे कामयाब हो पाएगी जिसका स्थापक, जिसकी नींव रखने वाला व्यक्ति खुद से चुनाव हार गया, और अरविंद केजरीवाल जी खुद से दिल्ली में चुनाव हार गए। ऐसे में एक व्यक्ति, आम व्यक्ति को कैसे लगता है कि वो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत जाएंगे? आपके 2-3 सवाल में पार्ट में जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, जो ऐसी राजनीति लेके आए इस देश में, एक नई तरह की राजनीति, जिसमें वो सफल भी हुए, सकारात्मक राजनीति लेके आए। नकारात्मक राजनीति से बाहर उठकर उन्होंने जो हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं में राजनीति का जो सही मायने में जो अर्थ है, सामाजिक मुद्दों पर, हाँ, उन मुद्दों को लेके वो आए। एक भ्रष्टाचार से आंदोलन से निकली हुई पार्टी, और उसको लेके दिल्ली की जनता ने उनको मैंडेट दिया और काम करने का अवसर दिया, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। अब जनता को हम कितना समझा पाते हैं अपनी बातों को, तो दिल्ली की जनता को उन्होंने पहले समझाया, और उसमें दिल्ली की जनता ने उनको जवाब दिया और उनको सत्ता पे काम करने का अवसर दिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हुआ, शिक्षा व्यवस्था ठीक हुआ, और जिसकी पूरी देश भर में ज़रूरत है। और इसी तरीके से फिर पंजाब के लोगों ने मौका दिया, लेकिन फिर उसी दिल्ली की जनता ने इस बार नकार भी दिया। उस दिल्ली की जनता ने जो नकारा है, इसको हम भाजपा की जो चुनाव जीतने की जो पॉलिसी है, हम समझते हैं कि हालांकि दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दिया, हम उसे स्वीकार करते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में देखिए, चुनाव जीतना ये एक संख्या का खेल होता है। वहाँ पे सिर्फ हमारे 2% वोट शेयर कम हुआ। ये समझने की बात है कि दिल्ली की सत्ता में कौन बैठा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं, लेकिन ये महत्वपूर्ण बनता है। देखिए, महत्वपूर्ण बनता है, आज उस दिल्ली की उस आम जनता के लिए महत्वपूर्ण बनता है। मैं इस मामले इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि इस चुनाव से पहले आदरणीय मोदी जी ने एक बयान दिया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, कोई भी झुग्गी नहीं टूटेगी। जबकि झुग्गी की जगह मकान बनना तो दूर है, मकान के मकान टूट गए। और आज की डेट में आप सोशल मीडिया देखोगे, सोशल मीडिया ऐसे वादों से भरी पड़ी है। 2500 रुपये का वादा रेखा गुप्ता जी के द्वारा किया गया था, वो वादे सब सिरे से खारिज हो गए। तो आज जनता वाकई में त्रस्त है, लेकिन जनता अब तब पछतावे होते हैं क्या जब चिड़िया चुग गई खेत वाली कहावत हो गई है। ऐसे मौके पर एक ऐसे व्यक्ति को मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए, या मोहल्ला क्लिनिक हो गए, नाम बदल दिए गए। ऐसे मौके पर अगर आज जनता पछता भी रही है और वो 2% जो आप मैंडेट कहते हो वो कम रह गया है, तो उसका फायदा क्या होने वाला है? क्योंकि अब तो चुनाव 5 साल बाद आने। अब 5 साल दिल्ली की जो जनता है, उनको सोचने का, अनुभव करने का मौका भी मिलेगा। उन्होंने उम्मीद की होगी बीजेपी से कि प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो उस पर यकीन किया। 2500 रुपये महिलाओं को देंगे, उस पर यकीन किया दिल्ली की महिलाओं ने। एक महिला सीएम के द्वारा बयान दिया गया है। होली पे जो है सिलेंडर फ्री देंगे, इसका वायदा किया गया था। और जबकि इसके बारे में उस चुनाव के दौरान हमारे राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने इससे आगाह किया था दिल्ली के लोगों को कि अगर आपने गलती से भी आपने चुन लिया इनको, तो आपकी जो सारी योजनाएं जो जन कल्याणकारी हमने शुरू की हैं, ये सब बंद हो जाएंगी। मैं उसी बात और वही चीज़ हो रहा है। मैं उसी बात कर रहा हूँ सुभाष जी। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि एक्चुअल में जो अपने एजेंडा में भाजपा ने जो बोला गया, जो भाजपा का एजेंडा था और जो अरविंद केजरीवाल के किए गए काम थे, भाजपा अपने एजेंडे पे तो कायम रह नहीं पाई कि वो जो भी चीज़ें बोली गई, चाहे वो झुग्गियों को हटाने वाली बात है, वो 2500 रुपये वाली बात है, वो सब तो चीज़ें
चलो नहीं की गई, पार्टी में होता है कि चुनाव के टाइम पे ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं और ये सब चीज़ें काम किए जाते हैं। लेकिन भाजपा ने एक काम और किया है, भाजपा ने जो वो पॉलिसीज जो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के द्वारा चलाई गई थी वो भी बंद कर दी। कि आपने दिया तो कुछ नहीं, जो मिल रहा था वो भी बंद कर दिया। देखिए, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, लोकतंत्र में क्या होता है कि सरकारें बदलती हैं, जनता बदलाव भी चाहती है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि वहाँ केजरीवाल जी को 2 बार शासन करने का मौका दिया, हालांकि 3 बार, एक बार कम दिनों के लिए था, 49 दिनों के लिए। तो जनता में बदलाव की अगर सोच थी भी, तो जो सरकार आती है उस सरकार का काम क्या है कि आप पिछले सरकार के कामों, जो अच्छे काम हैं, तो उनको आप बंद कर दो। आप वो अच्छे कामों को आपको रहने देना चाहिए जिससे जनता को लाभ हो रहा है। अब ये बताइए, मोहल्ला क्लिनिक से केजरीवाल जी को लाभ थोड़ा ना हो रहा था, दिल्ली की जनता को लाभ हो रहा था। आप ये बताइए, जो एजुकेशन का सिस्टम वहाँ बनाया गया था उससे किसको लाभ हो रहा था? दिल्ली के जो लाखों करोड़ों बच्चे हैं, नहीं दिल्ली में उनको लाभ हो रहा था। मैं बीजेपी की बात पे आता हूँ। हाँ, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ सर। कि उनको उन योजनाओं को बंद करने की ज़रूरत क्या थी? आप उसके साथ और अच्छी योजनाओं को और लेके आते। तो ये तो होती है सकारात्मक राजनीति, जो मैं आपको कह रहा हूँ। तो केजरीवाल जी सकारात्मक राजनीति में विश्वास करते हैं कि अच्छी राजनीति हो, नकारात्मक राजनीति ना हो। तो ये नकारात्मक राजनीति करते हैं। हम एक राजनीति का अल्टरनेटिव लेके आए हैं कि हम सकारात्मक राजनीति करेंगे जिसमें जनता को लाभ होगा। अगर सरकार की कुछ योजनाएं अच्छी हैं पिछली सरकार की, उसको बरकरार रखना चाहिए और आपको और बेहतर चीज़ें लाएं। असल में क्या है कि जब सत्ता में जो पहुंचाने का जो प्रोसेस है, ये हम समझ ही नहीं पाए हिंदुस्तान में। इसलिए नहीं समझ पाए कि हम सरकार क्यों चुनते हैं, जनता सरकार क्यों चुनती है, जनता टैक्स क्यों देती है। जनता का जो टैक्स पेयर का पैसा है, वो जो हम सरकार चुनते हैं, जिनको हम सत्ता में भेजते हैं, उनका काम ये नहीं है कि अब सत्ता की मलाई खाने के लिए आपको भेज रहे हैं। उनका काम सिर्फ ये है कि जनता जो टैक्स पेयर का पैसा आपको दे रही है, उस टैक्स पेयर के पैसे की आप सही यूटिलाइज करिए, जनता के लिए अच्छी अच्छी पॉलिसियाँ बनाइए जिससे जनता को एजुकेशन मिले, रोज़गार मिले, लोगों का जीवन स्तर में सुधार हो, लोगों का जो सुरक्षा है वो आपका बना रहे, देश की तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट आप करें। और ये सब चीज़ें होती है, सरकार का काम होता है। लेकिन उसका आजकल परिभाषा मुझे लगता है कि बदल गया है, ख़ासतौर से भाजपा शासन में, कि जनता का जो टैक्स पेयर का पैसा है ये अपने कुछ चुनिंदे उद्योगपतियों को वितरित कर दें और उनका कर्जा माफ उनका कर्जा माफ़ कर दें, आम लोगों को 5 किलो राशन पे निर्भर कर दें। मैं उसी बात पे आ रहा था। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ थी आम आदमी पार्टी के द्वारा जो लोगों को फ्री में प्रोवाइड की जा रही थी। दिल्ली में भाजपा की सरकार ये कहती है कि फ्री प्रोवाइड करवाने की, मुफ्तखोरी की आदत ना लगे, और देश के 80 करोड़ आबादी को आप मुफ्त का राशन बांट रहे। तो ये 2 अलग अलग स्टेटमेंट हो गई, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि एक भाजपा के पिछले कुछ काल में, जैसे मैंने मोदी सरकार के बारे में कहा है कि जो मैं बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट को दोनों अलग अलग तरीके से देखता हूँ। मौजूदा समय में ये रहा है कि भाजपा सरकार, जब मोदी गवर्नमेंट जो स्पेशली, जब वो किसी काम को कोई आयाम तक नहीं पहुँचा पाती तो उनके नाम बदल देती है। अगर आप अरविंद केजरीवाल के किसी काम से नाखुश थे और वो काम सही था, तो आप उसकी योजना का नाम बदल सकते हैं, क्योंकि आप तो नाम बदलने में वैसे भी खासे माहिर रही है सरकार। इस माने में क्या है? देखिए, ये सोचते हैं ना, जो ये जनता के जो सेंटिमेंट है, वो मेंटल स्टेटस को ये बहुत ज़्यादा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है। तो समझ भी पाते तो ये समझ के क्या करते हैं कि जैसे नाम बदल दिया, तो इनको लगता है कि नाम बदल देने से तरक्की हो जाएगी। अब सड़क का नाम बदल देने से सड़क नहीं बन जाएगी ना, आप सड़क को बनाइए। तो ये नाम बदलना, जुमलेबाजी करना, ये बीजेपी, हालांकि आप बार बार मोदी शासन कह रहे हैं, तो मुझे बीजेपी इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि मैं मोदी गवर्नमेंट इसलिए कहता हूँ ना, क्योंकि देखिए आप 2027 के चुनाव के आप दावेदारी कर रहे हैं, और मैं दावे से कह सकता हूँ अभी हमारे त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हमारे सर पर हैं, और चुनाव नीचे से लेकर ऊपर तक हर बार चुनाव मोदी जी के नाम पर ही लड़ा जाता है। पर्सनल उपलब्धियां किसकी क्या है, कौन विधायक कितना काबिल है, कौन नेता कितना काबिल है, ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती है। एक वो चेहरा आता है और उसी चेहरे के नाम पे वोट मांगी जाती है और उसी के लिए कही जाती है। क्योंकि मैं ये भी कहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने इस मामले में भी कही है कि मेरा कार्यकाल हो सकता है आपको गलत हो, लेकिन मोदी जी का हाथ कमज़ोर ना हो पाए, इस वजह से वोट दीजिए, और फिर जनता मोदी जी के नाम पे वोट देती है। इसलिए मैं मोदी सरकार बार बार कहता हूँ।
वोट आपकी बात ठीक है, क्योंकि उनका नाम का एक सिंबल चल रहा है इस देश में और उस नाम से लोग वोट डाल रहे हैं। हालांकि उन पे लोगों ने भरोसा किया था, लेकिन वो भरोसा लोकसभा चुनाव 2024 में वो टूटा है। तभी ये 240 के आप पे रुक गए, 240 के आंकड़े पे आके रुक गए। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि अब जनता समझने लगी है कि ये जुमलेबाजी से देश की तरक्की नहीं हो पाएगी। देश की तरक्की काम करने से होगी। तो जैसे 15 लाख का जुमला था, तो वो जुमला साबित हुआ। और तमाम ऐसी बातें इन्होंने की हैं जो आप इनके पुराना जो आप वीडियोज़ हैं उनको निकाल के आप देख सकते हैं कि तमाम तरह की जो बातें इन्होंने कही हैं और धरातल पे कुछ और कहते कुछ और है। हालांकि इनका जो मूल जो एक ही लक्ष्य होता है, केवल चुनाव जीतना और सत्ता में बने रहना। जनता का क्या हो रहा है इस और इनका ध्यान बिल्कुल नहीं है। और एक सवाल आपने मुझसे पूछा था कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में मैं उसी बात पे जा रहा था, कैसे हम चुनाव में जाएंगे। और देखिए, उत्तराखंड को एक तीसरा विकल्प की ज़रूरत है। भाजपा शासन और कांग्रेस शासन को बारी बारी से यहाँ की जनता ने मौका दिया और इनको सबको बारी बारी से देखा है इन्होंने। और जनता अभी इस समय ठगा महसूस कर रही है अपने आप को, वो बदलाव चाह रही है। और उत्तराखंड में बदलाव होना है 2027 में। बिल्कुल निश्चित रूप से उत्तराखंड में बदलाव होगा और एक सकारात्मक राजनीति हम लेके आए हैं जनता के बीच में। और मुझे उम्मीद है कि इस बार उत्तराखंड की जनता सकारात्मक राजनीति की ओर जाएंगे और उत्तराखंड का बदलाव होगा। क्योंकि उत्तराखंड का जो परिकल्पना था, उस परिकल्पना पे जो है अभी इन लोगों ने जो बारी बारी से जो शासन किया है, इसमें ये सफल नहीं हो पाए। पलायन की स्थिति वही रही। आपके उत्तराखंड की सड़कों का हाल बदहाल है। आप ये पूरे तराई क्षेत्र में आप जाके देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की हालत देखिए, इतना टूट गया, चलने लायक नहीं है। सड़कें बनती बाद में और टूट पहले जाती है। टूट पहले बन ही नहीं रही है। पहली बात तो सड़क के लिए बजट ही नहीं दे रहे। हम तो अपने विधानसभा में पूरे घूमे हैं, गदरपुर विधानसभा में, और कोई भी सड़क नहीं बनाई। लिंक रोड जो मेन रोड को जोड़ती है, सारे रोड बिल्कुल टूटे हुए हैं। वहाँ पे कोई बजट नहीं दिया गया है इन्होंने, बिल्कुल। पिछले धामी सरकार में भी कोई बजट नहीं दिया, अभी भी कोई बजट नहीं दिया। सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था चरमराया हुआ है। लेकिन मैं आपको बात बताऊँ, आपने सड़क के बजट को लेकर बात कही है। मेरे इर्द गिर्द दोनों साइड विधानसभा है, गदरपुर और किच्छा विधानसभा है। किच्छा विधानसभा में बहुत सड़कें बन रही है, बिहड़ जी बहुत काम लेके आ रहे हैं, ठीक है, और अच्छा खासा काम कर रहे हैं सड़कों पर। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे उसमें प्रकरण में रुद्रपुर और गदरपुर तो कतई अछूता रह गया। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो पब्लिक जनता को नहीं दिखाई दे रही है, या फिर अरविंद पांडे जी की और सीएम साहब की आपस में ट्विनिंग सेट नहीं है, या इन सब चीज़ों का, या फिर भाजपा ही अरविंद पांडे जी का नया विकल्प लाने वाली है? ऐसा कुछ महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि गदरपुर आज विकास से कोसों दूर हो गया है। ये एक राजनीति का हिस्सा हो सकता है, विकास को रोका जाए। जो चर्चाएं हैं, आम चर्चाएं हैं, ये चर्चा तो है, लेकिन उसके लिए लड़ना चाहिए। जब गदरपुर के जनता ने जो है अरविंद पांडे जी को मैंडेट दिया, तो उनको लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर सरकार उनकी बात मेरा एक मानना है, देखिए आप भी कल चुनाव लड़ रहे हैं, अभी चुनाव पे आपके चुनाव पे भी आते हैं कि मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीत चुका है, ठीक है, अब जैसे रुद्रपुर बहुत बड़ी विधानसभा है आपकी, उससे बड़ी विधानसभा हो गई है, तो आज जो हमारे यहाँ के विधायक हैं वो उस आखिरी व्यक्ति के भी विधायक हैं जो वोट डालने नहीं गया है, नहीं जा पाया, जिसने वोट नहीं डाली है। क्योंकि 70% पोलिंग होता है 100% में से, तो ये मानिए कि 30% जिसने नहीं दी उनके भी विधायक, वो केवल भाजपा के विधायक नहीं है, ठीक है, वो केवल पार्टी से नहीं हो सकते। तो अगर कहीं ट्विनिंग सेट नहीं बैठ रही तो इसमें पूरा गदरपुर का माहौल ख़राब हो रहा है। और पिछले मैंने चुनाव से आपको देखा है, जो अभी आपके यहाँ के चेयरमैन के चुनाव हुए थे, उसमें अचानक से ओबीसी सीट कर देना, बंगाली समाज का उपहास उड़ाना, और बंगाली समाज के उपहास से आते हैं। पहले बात करते हैं 2027 में विधायक का चुनाव आप आम आदमी पार्टी से देख रहे हो, तो कैसे आपको लगता है कि ये समीकरण सही बैठने वाले हैं? पहला चुनाव है और आपका पहला चुनाव है, इससे पहले मेरे ख्याल में चुनाव का एक्सपीरियंस आपको नहीं है, नया चुनाव है, और फिर एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ना है जो 5 बार से तकरीबन 25 सालों से वहाँ के विधायक रहे हैं, और उसमें फिर आप ही के यहाँ से कांग्रेस पार्टी भी रहने वाली है, उसमें भी अच्छी खासी खींचतान है। तो ये सब चीज़ें कैसे मैनेज होने वाली है? देखिए, हम तो जनता के बीच में जाएंगे और 2021 से हम जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं और पब्लिक कनेक्टिविटी बन रही है लोगों के बीच। हम आम आदमी पार्टी की और क्षेत्रीय मुद्दों को लेके हम जा रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं।
और हम जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जनता, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे दिल्ली को आप देख लीजिए, दिल्ली में ऐसे ऐसे लोग जो राजनीति में ही नहीं थे। आम आदमी पार्टी की यही तो खूबसूरती है। आम आदमी पार्टी में जो पारंपरिक राजनीति से दूर, कोसों दूर जो लोग हैं, वो लोग सत्ता में आए और अच्छा काम किया। तो दिल्ली की जनता ने, क्योंकि जनता मालिक होती है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत आसान था कि जितना पंजाब जैसा स्टेट इन्होंने जीत लिया आम आदमी पार्टी ने, और आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपना वो नहीं बना पाई अस्तित्व, बजाय इसके कि बड़ा मुझे विडंबना ये लगी कि पिछली बार आपके जो प्रदेश अध्यक्ष थे और जो दूसरा सबसे बड़ा नाम था, वो दोनों लोग आज भाजपा में हैं, ठीक है। और ये बड़ा एक दुर्भाग्य था। और ऐसे में शुरुआत में इस तरह की ठेस लग जाना, ये एक अपने आप में इसकी भरपाई कर पाना। देखिए, कई लोगों का कुछ राजनीतिक समीकरण होते हैं, तो उस वजह से कई लोग अपना निर्णय बदलते हैं। अभी आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की जो राजनीति को अगर आप देखेंगे इसी संदर्भ में कि तमाम जो कांग्रेस के या अदर पार्टीज़ के 55% बड़े बड़े नेता और जो करप्टेड नेता, एक आंकड़ा है 55% जो कांग्रेसी हैं वो आज भाजपा में, तो भाजपा में चले गए। तो क्योंकि वहाँ जाके वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए वो लोग वहाँ चले गए। वो अपना जनता का लाभ कम देखते हैं, अपना लाभ ज़्यादा देखते हैं। तो ये कुछ राजनीतिक कारण हो सकते हैं और व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, जिस वजह से वहाँ वो सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए वो लोग चले गए होंगे। लेकिन किसी के एक व्यक्ति के जाने से कभी पार्टी पे कोई ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखिए आज बीजेपी सत्ता में है और कभी इनकी 2 सीटें होती थी हिंदुस्तान में, आज पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो ऐसे ही ये कह नहीं सकते कि दिल्ली में किसी ने परिकल्पना नहीं करी होगी कि आम आदमी एक नई पार्टी आएगी और सीधा राज करेगी, और बहुत बेहतर काम किया। और ऐसे ऐसे लोग विधायक बने वहाँ पे। पंजाब में देखिए, जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, मोबाइल रिपेयर करने वाला व्यक्ति जो है पंजाब में विधायक बना दिया जनता ने। तो जनता मालिक है, और जनता को जब चीज़ें समझ में आएगी और जनता जब बदलाव के बारे में सोचेगी और जनता का जब ट्रस्ट होगा किसी व्यक्ति पे या किसी पार्टी पे, तो जनता अपना मत दे देगी, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अच्छा, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। आप बंगाली समाज के आम आदमी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपकी बंगाली समाज की 2 बड़ी सभाएं हैं, बंगाली कल्याण समिति और बंगाली महासभा, 2 चीज़। तो इस चीज़ का कितना बेनिफिट मिलने वाला है अगर आप चुनाव लड़ते हैं, आप एक समाज को बिलोंग करते हैं, और ऐसी स्थिति में कितना इसका फ़ायदा मिलने वाला है? जब मुन्ना सिंह चौहान जी के द्वारा एक बयान दिया गया था और जिसके बाद एक खासा विवाद उत्पन्न हो गया था। हालांकि मुझे उसके बावजूद भी आप ही के समाज के कुछ लोग इस मामले में बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं लगे। मैं मानता हूँ कि उनको, जो आदमी अपने समाज के साथ पार्टी का विरोध ना करके अपने समाज के साथ ना खड़ा हो पाया, ठीक है, वो एक अलग विषय है। और ऐसी स्थिति में आपको फिर एक दोबारा एक दंश हुआ कि एक हल्ला हुआ कि मनोज सरकार के नाम से एक पैरा ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के नाम से एक स्टेडियम का नाम रख देना, और फिर अचानक से उस पर एक जारी कर देना फरमान कि इसका नाम बदला जाएगा, और फिर उसको डिफेंड करते रहना। तो आपको लगता नहीं कि हर बार टारगेट कर लिया जाता है बंगाली समाज को और उपहास उड़ाया जाता है? फिर आप ही के लोग इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जो बड़े पदों पर हैं, चाहे वो पार्टी के अंदर है, किसी पार्टी के अंदर है, अपने समाज के साथ खड़े नहीं दिखते। तो क्या चुनाव में इस चीज़ का कोई फ़ायदा होने वाला है? क्या ये मुद्दे रहने वाले हैं? निश्चित तौर पे रहेगा। 2027 में ये चुनाव के केंद्र बिंदु में रहेगा, ये तीनों सीटों में, रुद्रपुर, शक्तिभारम, सितारगंज और गदरपुर विधानसभा। और इसके केंद्र में इसलिए रहेंगे क्योंकि बंगाली समाज इस समय समझ चुका है कि जो बीजेपी है इनको इस्तेमाल कर रही है, और बीजेपी केवल एक वोट बैंक के रूप में बंगाली समाज को इस्तेमाल कर रही है। जो बात बीच में विधानसभा में मुन्ना सिंह चौहान जी द्वारा कहा गया था, और अभी ये मनोज सरकार जी वाला प्रकरण भी आया, तो ये सब विषयों से बंगाली समाज बहुत आहत है। और बंगाली समाज इस बात से बिल्कुल आश्वस्त है कि बीजेपी शासन बंगाली समाज का बिल्कुल कभी भी हितैषी नहीं रहा, और ये केवल और केवल एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है। इसलिए जो है ये केंद्र बिंदु में रहेगा निश्चित तौर पे। और बंगाली कल्याण समिति के बैनर तले उम्मीद है कि जो आने वाला जो चुनाव है वो लड़ा जाएगा, और निश्चित तौर पे इसका चुनाव में इसका परिणाम निकलेगा। लेकिन वो बड़े नेता बंगाली समाज के, वो उस समय उनकी रोल क्या होने वाला है जो मौजूदा समय में भाजपा में बड़े पद लेके बैठे हुए हैं?
देखिए, क्या बंगाली समिति उनसे बात नहीं करती है इस मामले में? नहीं, सबसे बात हो रही है और सभी लोगों से बातचीत हो रही है और सब लोग अब समझने भी लगे हैं, क्योंकि देखिए समाज से बाहर तो कोई नहीं है। हालांकि मैं आपसे ये कहना भी चाहता हूँ कि बंगाली समाज, ये बंगाली कम्युनिटी एक बहुत ऐसी कम्युनिटी है, ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, बहुत ही निरीह और शांति प्रिय हम लोगों की कम्युनिटी है और सबके साथ मिलजुल कर रहती है। बरसों से ये उधम सिंह नगर में हम लोग रह रहे हैं, सभी बिरादरी के, सभी समाज के लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं और तालमेल करके रहते हैं और हमेशा सहयोग करते हैं। आप ये बताइए, पूरे इतिहास उठा के देख लीजिए कि इतिहास में अगर हमारे समाज में तो 2 बार ही तो विधायक बने हैं, एक तीसरी बार वो किरण मंडल जी बने और बाकी जो पूरा टाइम पीरियड है हमने तो दूसरों को ही बनाया है, दूसरे समाज को ही हमने नेतृत्व दिया है और हमने पूरे बढ़ चढ़ के दिया है। भाजपा को तो हमारे बंगाली समाज ने बहुत अधिक मत दिया है, वोट दिया है और बार बार चुनाव में भेजा, सेंट्रल में भी भेजा और स्टेट में भी भेजा। लेकिन जब बंगाली समाज के ऊपर जब बात आई, जब विधानसभा के अंदर मुन्ना सिंह चौहान जी द्वारा गलत बयानी की गई, तो हमारे बंगाली वोटों से जीते हुए जो विधायक हैं वो सदन के अंदर मौजूद थे और उसके बाद भी दोनों पार्टियों के, और उन्होंने कोई जो उस पर प्रत्युत्तर नहीं किया, उन्होंने कोई उसको काउंटर नहीं किया। तो ये हम लोगों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग ठगे महसूस कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस चुनाव में ये केंद्र में रहेगा ये मुद्दा। खासी लंबी बात हो गई है। अंतिम सवाल मेरा यह है कि 2027 के चुनाव के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आज से ठीक 18 महीने बाद चुनाव हो जाना है, लमसम जो समय बचा हुआ है, ठीक है, जनवरी फरवरी के टाइम पे। वैसे सरकार हर चुनाव को लेट करवा देती है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में मुझे उम्मीद है कि पूरे समय से होंगे। तो उस समय जो है, उस समय के लिए सुभाष व्यापारी की क्या तैयारी है? क्योंकि केवल बंगाली समुदाय जो आपके यहाँ का सबसे बड़ा तबका है, दूसरा फिर मुस्लिम समाज है और इसके बाद सिख समाज है और फिर पर्वतीय समाज भी आप पैरेलल वहाँ अच्छी खासी एक संख्या हुई। तो इन सब चीज़ों का किस तरीके से सुभाष व्यापारी इस्तेमाल करने वाले हैं या फिर इन सब तक अपने मैसेज कैसे पहुँचाने वाले हैं, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है? देखिए, हम जनता के बीच में जाएंगे और जा भी रहे और जनता को हम अपनी आम आदमी पार्टी की जो सकारात्मक राजनीति है उसको लेके हम जाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम जन मुद्दों को लेके हम जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि जनता के बीच में जाएंगे तो जनता विचार करेगी। और जहाँ तक है कि रणनीति, देखिए चुनाव तो बिना रणनीति के नहीं लड़ी जा सकती है, रणनीति तो होगी, अब समय आएगा तब उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में भविष्य में। और उम्मीद है मुझे, जनता जो तय करेगी हम उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन जनता के बीच में जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जनता को एक ऑप्शन, विकल्प चाहिए। जब तक विकल्प नहीं होगा तो जनता सोचेगी नहीं, उनको जो मिलेगा वो उसी पे जाएंगे। मेरे को ऐसा भी लगता है सुभाष जी कि गदरपुर एक ऐसी विधानसभा है जहाँ विकल्प नहीं है। गदरपुर एक ऐसी विधानसभा है जहाँ विकल्प नहीं है। लगातार 5 बार से वहाँ भाजपा का शासन रहा है और कांग्रेस हर बार मुँह के खाने वहाँ जीत हुई है। फिर लास्ट बारी भी चुनाव बिल्कुल हाथ आते आते रह गया अंतिम मोमेंट पे, जो जिस तरह से। देखिए, मेरा कहना सिर्फ ये है कि हम जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर, हम जो विधानसभा के जो मुद्दे हैं, अब आपने डिग्री कॉलेज बना दिया एक इंटर कॉलेज के अंदर, 2 कमरों में एक डिग्री कॉलेज बना दिया, उद्घाटन कर दिया, फीता काट दिया, तो जनता इन चीज़ों को देख रही है। और तमाम जो चीज़ें हैं आपके यहाँ, ये उत्तराखंड में ये ओवरलोड वाला मैटर चल रहा है, खनन का जो चल रहा है, करप्शन है, तो ये तमाम जो मुद्दे हैं और हमारे विधानसभा के भी बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि ये जो सड़क, 16 किलोमीटर की सड़क इस सरकार से नहीं बन रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक 16 किलोमीटर की सड़क नहीं बना सकती है जो सरकार, तो वो उस सरकार से जनता क्या उम्मीद करेगी? और वहाँ की पूरे दिनाजपुर की जनता पता, जिस पे लगातार अवैध खनन का आरोप लग रहा है। तो इसलिए जनता के बीच में हम जाएंगे, जनता को हम बताएंगे, उसके बाद जनता जनार्दन है, जनता जो तय करेगी हम उसको स्वीकार करेंगे। पर हमें उम्मीद है, विश्वास है कि जनता को हम सही बातें बताने तक ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता को राह दिखाएं और राह दिखाने की कोशिश करें कि आपका हित किस में है। अब उसके बाद वो स्वयं तय करेंगे कि उन्हें किस ओर जाना है, क्या करना है। तो
तो चलिए साथियों, ये थे हमारे साथ सुभाष व्यापारी जो आम आदमी पार्टी से इस समय बंगाली समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका ये मानना है कि राजनीति में पढ़े लिखे लोगों का आगे आना बेहद ज़रूरी है। समाज अक्सर पीछे इसलिए रह जाता है क्योंकि जो पढ़ा लिखा और शिक्षित वर्ग है वो अपने आप को राजनीति से दूर रखना चाहता है। धीरे धीरे करके हिंदुस्तान की जो राजनीति है, जो हमारे देश की राजनीति है, वो इस लेवल पर चल गई है। मतलब उसका लेवल इतना नीचे गिर गया है कि अच्छे लोग उस पर आने और बात करने से कतराते हैं। और आपने ऐसा देखा भी होगा, हर बार होता है कि राजनीति में जो भाषा है, मैंने कई बार ये कहा है कि जो गली कूची और चौराहे की आम भाषा है वो सदन तक चले गई है। सदन की परिभाषा इस तरीके की नहीं होती है। मुन्ना सिंह चौहान के द्वारा दिए गए बयान के बाद से बंगाली समाज ने जो आंदोलन किया था, उस आंदोलन का भी असर इस बार दिखाई देगा। और पिछले बार चुनाव का जो फासला थोड़ा सा रह गया था, जिसकी वजह से कांग्रेस से जो बंगाली समुदाय के विधायक के तौर पर चुनाव लड़े थे प्रेमानंद महाजन जी, हालांकि जिनका बैकग्राउंड बसपा से आता था, वो इस बार चुनाव लड़े थे। वो 1100 वोट से मात्र हार गए थे। बंगाली समुदाय एक बहुत बड़ा समुदाय है गदरपुर विधानसभा में, और 3 विधानसभाएं लगातार है, रुद्रपुर, गदरपुर और शक्तिफारम, जो बंगाली समुदाय जिन सीटों को प्रभावित करता है। और अब देखना ये है कि लगातार हो रहे बंगाली समाज पर टिप्पणी का आने वाले 2027 के चुनाव पर कितना असर पड़ता है। और ये भी देखना है कि पहली बार चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति सुभाष व्यापारी किस तरीके से चुनाव लड़ते हैं, उनकी कार्यशैली किस तरीके से रहने वाली है, और जनता उनकी बातों पर कितना भरोसा करती है। आम आदमी पार्टी, जिनके स्थापना रखने वाले व्यक्ति अरविंद केजरीवाल खुद अपने गृह क्षेत्र से चुनाव हार जाते हैं और आम आदमी पार्टी वहाँ से गिर जाती है। अब केवल पंजाब में है, लेकिन हालांकि 2027 के चुनाव में जिन भी स्टेटों में चुनाव होंगे, आम आदमी पार्टी हर स्टेट पर जाकर हर सीट पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड में अपनी ज़मीन तलाश रही है, ज़मीन तलाशने का प्रयास कर रही है। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि गदरपुर विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं उन पर पार्टी भरोसा जताती है। जनता उन पर कितना भरोसा करती है, क्या वो चुनकर सदन तक पहुंचते हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अब ये देखते हैं कि किस तरीके से रहने वाला है चुनाव। हालांकि ये चुनाव खासा रोमांचक होने वाला है इस बार, क्योंकि अरविंद पांडे जी की भी सीट पर जो पिछली बार 1100 का मत का फासला रह गया था, वो इस बार बहुत हावी पड़ने वाला है। क्योंकि भाजपा में जो फूट पिछले कुछ टाइम से देखने को आ रही है, चाहे वो चेयरमैन के चुनाव की हो या उसके अलावा बाकी और बात की हो, लगातार भाजपा में भी बयानबाजियां होती आ रही हैं। और पिछले कुछ समय से जो स्थानीय विधायक और मुख्यमंत्री के बीच की जो दरार थोड़ी सी दिखाई देती है, उसका भी असर 2027 के चुनाव पर पड़ने वाला है। अब देखते हैं आम आदमी पार्टी इसका कितना फ़ायदा उठा पाती है, या सुभाष व्यापारी जी इस मामले में कितना कामयाब होते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। ऐसी चर्चाओं के लिए फिर किसी व्यक्ति के साथ और दिन मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं अनिल रावत अपने साथी सहयोगी उज्जवल के साथ।